नमस्कार शोधार्थियों। एक लंबे अरसे से मैं अपने प्रिय कवि अशोक चक्रधर पर कुछ कविता वीडियो बनाना चाह रही थी और मुझे लगा ये सुयोग है, क्योंकि कहना ज़रूरी है यूट्यूब चैनल सुधा उपाध्याय के सौजन्य से क्यों न सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में मैं अशोक चक्रधर जी की बिल्कुल अनूठी, उनके ही लहजे और लिहाज की कविताएं, उनके जुनून की कविताएं, जोश की कविताएं और एकदम अपने में अलग से चिन्ही पहचानी जाने वाली, जिसे वे हास्य विनोद में, अपनी व्यंग्य शैली में कई कई बार हम सभी पाठकों, श्रोताओं, दर्शकों को रूबरू करवा चुके हैं, सुना चुके हैं अपने मुंह से। अशोक चक्रधर बहुत बड़ा नाम है कविता जगत में। अपनी अनूठी शैली के लिए, व्यंग्य हास्य विनोद शैली के लिए अशोक चक्रधर जाने माने जाते हैं। शोधार्थियों, इनकी कुछ ज़रूरी कविताएं मुझे कंटेम्प्ररी लगती हैं और मुझे लगता है कि आज पाठ्यक्रम को पढ़ते पढ़ाते हुए क्यों न इन 4-5 कविताओं का हम शोध करें और इन कविताओं को तुलनात्मक ढंग से, जो पाठ्यक्रम में आप पढ़ते रहे हैं एमफिल पीएचडी में, क्यों ना उसको, इन कविताओं को भी चिन्हित करते हुए आगे बढ़ें। एक औपचारिक परिचय। डॉक्टर अशोक चक्रधर उद्भट विद्वानों में हैं, हिंदी के कवि हैं, लेखक हैं। हास्य व्यंग्य के क्षेत्र में इनकी विशिष्ट प्रतिभा, इनकी विशिष्ट शैली और इनकी लोकप्रियता, इनकी प्रसिद्धि दरअसल कविता की वाचिक परंपरा को अशोक चक्रधर जिंदा रखते हैं। और न केवल जिंदा रखते हैं बल्कि आने वाली नस्ल को, आने वाली पीढ़ियों तक अपनी इस कविता की वाचिक परंपरा को लगातार विकसित कर रहे हैं। ये उन पर ये योगदान, ये श्रेय उनको जाता है। दरअसल टेलीफिल्म लेखक रहे हैं, निर्देशक रहे हैं, वृत्तचित्र लेखक निर्देशक के रूप में, धारावाहिक लेखक के रूप में, अभिनेता के रूप में, नाट्यकर्मी के रूप में, कलाकार और मीडिया कर्मी के रूप में भी अशोक चक्रधर निरंतर कार्यरत हैं। शोधार्थियों, इनकी एक और पहचान है। जामिया मिलिया इस्लामिया में ये हिंदी और पत्रकारिता विभाग के प्रोफेसर के पद पर सेवानिवृत्त हुए। हिंदी केंद्रीय संस्थान, हिंदी अकादमी के उपाध्यक्ष पद पर भी रहे। 2014 में उन्होंने पद्मश्री से भी सम्मान प्राप्त किया। उनकी रुचि रही बचपन से लगातार, दरअसल परिवार में, उनके आसपास में, उनके परिवेश में ही साहित्य, कला, कविता, रचा बसा संसार उन्हें मिलता है दाय के रूप में, धरोहर के रूप में। उनके पिता का साहित्यिक मार्गदर्शन उनको लगातार मिलता रहा। उनको दरअसल कविता लेखन की अनौपचारिक शिक्षा भी मुझे लगता है उनके अपने घर परिवार, अपने पिता से मिली होगी। सन 1960 में उन्हें रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन की अपनी पहली कविता कृष्णा मेनन को सुनाई थी और उसके बाद से लगातार आज तक मैं कहूँगी और आगे भी भविष्य के लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं अशोक चक्रधर यूं ही अपनी ख्याति देश विदेश में फैलाते रहें और हिंदी को गौरवान्वित करते रहें। 1962 में सोहनलाल द्विवेदी जी की अध्यक्षता में अपने पिता द्वारा आयोजित एक कवि सम्मेलन में अशोक चक्रधर ने अपने मंची जीवन की पहली कविता पढ़ी। पंडित सोहनलाल द्विवेदी जी का आशीर्वाद मिला। साहित्यिक अभिरुचि के साथ साथ अपनी पढ़ाई के प्रति भी अशोक चक्रधर काफी सतर्क रहे। 1970 में उन्होंने बीए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। 1968 में मथुरा में आकाशवाणी केंद्र में ऑडिशन आर्टिस्ट के रूप में चुने गए। 1972 में उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में एमए, एमलिट, इसी बीच 1972 में दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज में प्राध्यापक के रूप में भी नियुक्ति मिली। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में इन दिनों अनेक गुणात्मक परिवर्तन हो रहे थे। उनकी पहली पुस्तक मैकमिलन से मुक्तिबोध की काव्य प्रक्रिया, ये 1975 में प्रकाशित हुई। जोधपुर विश्वविद्यालय ने इस पुस्तक को युवा लेखन द्वारा लिखी गई वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार दिया। 1975 में इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया में प्राध्यापक के पद पर कार्य प्रारंभ किया, जहां वे लगातार 2008 तक कार्यरत रहे। अशोक चक्रधर जी
प्रौढ़ और नव साक्षरों के लिए भी लगातार लेखन में रत रहे, सक्रिय रहे। नाटक हो, अनुवाद हो, कई चर्चित धारावाहिकों, वृत्तचित्र, इनका लेखन और निर्देशन। इसके अलावा एक बड़ी खूबी जो अशोक चक्रधर जी की जानी मानी जाती है शोधार्थियों, और जिसके लिए हिंदी को गर्व है उन पर, वो है कंप्यूटर में हिंदी के प्रयोग को लेकर। अशोक चक्रधर जी ने बहुत काम किया है। वो जननाट्य मंच के संस्थापक सदस्यों में रहे। इनका नाटक बंदरिया चली ससुराल, ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मंचन इसका हो चुका है। इसके अलावा राकेश शर्मा निर्देशक तथा रंगमंडल राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय में भी इसका मंचन हो चुका है। श्री रंजीत कपूर के नाटक आदर्श हिंदू होटल और शॉर्टकट के लिए इन्होंने गीत लेखन भी किया है। अशोक चक्रधर ने हिंदी के विकास में कंप्यूटर की भूमिका विषयक शताधिक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस की होंगी। ये हिंदी सलाहकार समिति में रहे, ऊर्जा मंत्रालय में रहे, भारत सरकार तथा हिमाचल कला संस्कृति और भाषा अकादमी हिमाचल प्रदेश सरकार में भी रहे। शिमला के भूतपूर्व सदस्य रह चुके हैं। वे साहित्यिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए लगातार भ्रमण करते रहे हैं, और ये यात्राएं, ये भ्रमण, ये देशाटन इनके साहित्य को भी, इनकी संवेदना को, इनके अनुभवों को और इनकी स्मृतियों को लगातार समृद्ध कर रहा है। शोधार्थियों, तो बहुत अधिक समय न लेते हुए मैं अपनी पसंद की अशोक चक्रधर जी की अनूठी शैली में लिखी थोड़ी सी लंबी वे कविताएं हैं, क्योंकि वो हम लोगों ने कई बार उनके मुख से भी सुना है, और मैं अपना लोभ रोक नहीं पा रही हूँ, मोह रोक नहीं पा रही हूँ। शोधार्थियों, आपके लिए वही 5 कविताएं। मेरी पहली पसंद की पहली कविता ही है तमाशा। अब मैं आपको कोई कविता नहीं सुनाता, एक तमाशा दिखाता हूं और आपके सामने एक मजमा लगाता हूं। ये तमाशा कविता से बहुत दूर है। दिखाऊं साहब? मंजूर है? कविता सुनने वालों, ये मत कहना कि कवि होकर मजमा लगा रहा है और कविता सुनाने के बजाय यूं ही बहला रहा है। दरअसल एक तो पापी पेट का सवाल है और दूसरे देश का दोस्तों यह हाल है। यह हाल है कि कवि अब फिर से एक बार मजमा लगाने को मजबूर है। तो दिखाऊं साहब? मंजूर है? जी हाँ हुजूर, गीत बेचता हूँ, तरह तरह के किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। आपको याद आ गए होंगे भवानी प्रसाद मिश्र। दरअसल एक तो पापी पेट का सवाल है और दूसरे देश का दोस्तों यह हाल है कि कवि अब फिर से एक बार मजमा लगाने को मजबूर है। तो दिखाऊं साहब? मंजूर है? बोलिए जनाब, बोलिए हुजूर, तमाशा देखना मंजूर। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आपने हाँ कही, बहुत अच्छा किया। आप अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे श्रोता हैं, और बाय द वे तमाशबीन भी खूब हैं। देखिए मेरे हाथ में ये 3 टेस्ट ट्यूब है। कहाँ है? गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, मन की आंखों से कल्पना की पांखों से देखिए। देखिए यहाँ है। क्या कहा? उंगलियां हैं? नहीं नहीं, टेस्ट ट्यूब हैं। इन्हें उंगलियां मत कहिए। तमाशा देखते वक्त दरिया दिल रहिए। आप मेरे श्रोता हैं, रहनुमा हैं, सुहाग हैं, मेरे महबूब हैं। अब बताइए ये क्या है? 3 टेस्ट ट्यूब है? वेरी गुड, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आपने उंगलियों को टेस्ट ट्यूब बताया, बहुत अच्छा किया। अब बताइए इनमें क्या है? बताइए बताइए, इनमें क्या है? अरे आपको क्या हो गया है? टेस्ट ट्यूब दिखती है, अंदर का माल नहीं दिखता। आपके भोलेपन में भी अधिकता है। खैर छोड़िए। ए भाई साहब, अपना ध्यान इधर मोड़िए। चलिए मुद्दे पर आता हूँ। मैं ही बताता हूँ। इनमें खून है। हाँ भाई साहब, हाँ बिरादर, हाँ माई बाप, हाँ गॉडफादर, इनमें खून है। पहले में हिंदू का, दूसरे में मुसलमान का, तीसरे में सिख का खून है। हिंदू मुसलमान में तो आजकल बड़ा ही जुनून है। आप में से जो भी इनका फर्क बताएगा, मेरा आज का पारिश्रमिक ले जाएगा। सारा खेल फर्क बताएगा। न जालसाजी है, न धोखा है। ले जाइए पूरा पैसा, ले जाइए जनाब, मौका है। फर्क बताइए, फर्क बताइए, तीनों में अंतर क्या है, अपना तर्क बताइए और एक कवि का पारिश्रमिक ले जाइए। आप बताइए नीली कमीज वाले साहब, सफेद कुर्ते वाले जनाब, आप बताइए। जिनकी इतनी बड़ी दाढ़ी है, आप बताइए। बहन जी, जिनकी पीली साड़ी है, आप बताइए।
संचालक जी, आप बताइए, आपके भरोसे हमारी गाड़ी है, इनके मुंह पर नहीं पेट में दाढ़ी है। ओ श्रीमान जी, आपका ध्यान किधर है? इधर देखिए, तमाशे वाला तो इधर है। हाँ तो दोस्तों, फर्क है, जरूर इनमें फर्क है, तभी तो समाज का बेड़ा गर्क है। रगों में शांत नहीं रहता है, उबलता है, धधकता है और फूट पड़ता है। सड़कों पर बहता है, फर्क नहीं होता तो दंगे फसाद नहीं होते। फर्क नहीं होता तो खून खराबों के बाद लोग नहीं रोते। अंतर नहीं होता तो गर्म हवाएं नहीं होती। अंतर नहीं होता तो अचानक विधवाएं नहीं होती। देश में चारों तरफ हत्याओं का मानसून है। ओलों की जगह हड्डियां हैं, पानी की जगह खून है। फसाद करने वाले ही बताएं, अगर इनमें थोड़ी सी हया है, क्या उन्हें सांप सूख गया है? और ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पहली में हिंदू का, दूसरी में मुसलमान का और तीसरी में सिख का खून है। अगर उल्टा बता देता तो कैसे पता लगाते कौन सा किसका है? कैसे बता पाते? और दोस्तों, डर मत जाना। अगर डरा दूं, मान लो मैं इन्हें किसी मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे के सामने गिरा दूं, तो है कोई माई का लाल जो फर्क बता दे? है कोई पंडित, कोई मुल्ला, है कोई ग्रंथी जो ग्रंथियां सुलझा दे? फर्श पर बिखरा है पहचान बताइए। और मलखान, कौन मलखान, कौन सिंह, कौन खान बताइए। अभी फोरेंसिक विभाग वाले आएंगे, जमे हुए खून को नाखून से हटाएंगे, नमूने ले जाएंगे। इसका ग्रुप ओ, इसका बी और उसका B+ बताएंगे। लेकिन ये बताना क्या उनके बस का है कि कौन सा खून किसका है? कौम की पहचान बताने वाला, जात की पहचान बताने वाला कोई माइक्रोस्कोप है, वे नहीं बता सकते। लेकिन मुझे तो आपसे होप है। बताइए 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 और एक कवि का पारिश्रमिक ले जाइए। अब मैं इन परख नलियों को स्टोव पर रखता हूं। उबाल आएगा, खून खौलेगा, बवाल आएगा। हाँ भाईजान, नीचे से गर्मी न दो तो खून खौलता है। किसी का खून सूखता है, किसी का जलता है। किसी का खून थम जाता है, किसी का खून जम जाता है। अगर ये टेस्ट ट्यूब फ्रिज में रखूं, खून जम जाएगा। सीख डालकर निकालूं तो आइसक्रीम का मजा आएगा। आप खाएंगे आइसक्रीम? आप खाएंगे? आप खाएंगे बहन जी? भाई साहब, आप खाएंगे? मुझे मालूम है कि आप नहीं खा सकते। मुझे मालूम है कि आप नहीं खा सकते क्योंकि इंसान हैं। लेकिन हमारे मुल्क में कुछ हैवान हैं, कुछ दरिंदे हैं जिनके पास खून के ही धंधे हैं। मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे वो खाते हैं या आइसक्रीम मजे से खाते हैं। भाई साहब, बड़े मजे से खाते हैं और अपनी हविस के लिए आदमी से आदमी को लड़ाते हैं। इन्हें मासूम बच्चों पर तरस नहीं आता। इन्हें मीठी लोरियों पर का सुर नहीं भाता। मांग के सिंदूर से इन्हें कोई मतलब नहीं। कलाई की चूड़ियों से इनका नहीं है नाता। इन्हें मासूम बच्चों पर तरस नहीं आता। अरे गुरु सबका, गॉड सबका, खुदा सबका और सबका विधाता है। लेकिन इन्हें तो अलगाव ही सुहाता है। इन्हें मासूम बच्चों पर तरस नहीं आता है। मस्जिद के आगे टूटी हुई चप्पलें, मंदिर के आगे बच्चों के बस्ते, गली गली में बम और गोले, कोई इन्हें क्या बोले। इनके सामने शासन भी सिर झुकाता है। इन्हें मासूम बच्चों पर तरस नहीं आता है। हाँ तो भाई साहब, कोई धोती पहनता, कोई पायजामा, किसी के पास पतलून है, लेकिन हर किसी के अंदर वही खून है। साड़ी में माँ जी, सलवार में बहन जी, बुर्के में खातून है, सबके अंदर वही खून है। तो क्यों अलग विधेयक है, क्यों अलग कानून है? खैर छोड़िए, आप तो खून का फर्क बताइए। अंदर क्या है, अपना तर्क बताइए। क्या पहला पीला, दूसरा हरा, तीसरा नीला है? जिससे पूछो वही कहता है कि सबके अंदर वही लाल रंग बहता है। और यही इस तमाशे की टेक है। और यही इस तमाशे की टेक है कि रंगों में रहता हो या सड़कों पर बहता हो, लहू का रंग एक है। फर्क सिर्फ इतना है कि अलग अलग टेस्ट ट्यूब में है। अंतर खून में नहीं, मजहबी मंसूबों में है। मजहब, जात, बिरादरी और खानदान भूल जाएं। खानदान पहचाने, खूनदान पहचाने, किस खूनदान के हैं। इंसान के हैं, हैवान के हैं।
और इस तमाशे वाले की अंतिम इच्छा यही है कि खून सड़कों पर न बहे, वह तो धमनियों में दौड़े और रगों में रहे। खून सड़कों पर न बहे, खून सड़कों पर न बहे, खून सड़कों पर न बहे। शोधार्थियों, एक दूरदर्शी कवि, एक दूरदर्शी रचयिता, एक रचनाकार जिसकी रचना कालजयी है, जिसकी रचना अपने समय के आगे, समय के तमाम अंतरालों को पार कर, हर पड़ाव को पार कर भविष्य की ओर दृष्टि रखती है और सचेत करती है, सावधान करती है उन सारी चुनौतियों से, आघातों से जो सामयिक हैं, उन सारी यथास्थितियों से, जड़ताओं से उबरने की ताकत देती है। और अशोक चक्रधर की कविता भी यही करती है। तमाम सामुदायिक, सामूहिक, सांप्रदायिक, जात जमात की भेदभाव को मिटाने की कोशिश ये कविता करती है। ये कविता आपको मैं की लड़ाई से दूर करते हुए ह से हिंदू, म से मुसलमान हम बनाती है। और इस हम में जो संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मना से जानताम, ये साथ साथ चलने की, साथ साथ बोलने की आज़ादी है, जो सहभागिता है, जो सह अस्तित्व है, जो सहयोग है। अशोक चक्रधर उसके हामी हैं। मेरी पसंद की दूसरी कविता है कामना। सुदूर कामना, सारी ऊर्जाएं, सारी क्षमताएं खोने पर, यानी कि बहुत 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 बूढ़ा होने पर एक दिन चाहूंगा कि तू मर जाए। इसलिए नहीं बताया कि तू डर जाए। हाँ, उस दिन अपने हाथों से तेरा संस्कार करूंगा, उसके ठीक 1 महीने बाद मैं मरूंगा। उस दिन मैं तुझ मरी हुई का सौंदर्य देखूंगा, तेरे स्थायी मौन से सुनूंगा, करीब और करीब जाते हुए पहले मस्तक और अंतिम तौर पर चरण चूमूंगा। अपनी बुढ़िया की झुर्रियों के साथ साथ उसकी एक एक खूबी गिनूंगा उंगलियों से। झुर्रियों से ज्यादा खूबियां होंगी और फिर गिनते 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 उंगलियां कांपने लगेंगी, अंगूठा थक जाएगा, मन मन में गिनूंगा, पूरे महीने गिनता रहूंगा। बहुत कम सोऊंगा और छिपकर नहीं, अपने बेटे बेटी, पोते पोतियों के सामने आंसुओं से जार जार रोऊंगा। 1 महीना हालांकि ज्यादा है, पर मरना चाहूंगा 1 महीने बाद ही, और उस दौरान ताजा करूंगा तेरी एक एक याद। आस्तिक हो जाऊंगा 1 महीने के लिए, बस तेरा नाम जपूंगा और ढोऊंगा फालतू जीवन का साक्षात बोझ। फालतू जीवन का साक्षात बोझ, हर पल, 30 रोज, इन 30 दिनों में कागज नहीं छूऊंगा, कलम नहीं छूऊंगा, अखबार नहीं पढ़ूंगा, संगीत नहीं सुनूंगा, बस अपने भीतर तुझी को गुंजाऊंगा और 30वीं रात के इस गहन सन्नाटे में खटाक से मर जाऊंगा। ये कवि की कामना अपनी कामनाओं, इच्छाओं, अपने सपनों, अपनी पार्थिव ज़रूरतों, अपनी पार्थिव संगत साथियों और बहुत कुछ हुआ तो सहधर्मिणी। मैं चाहूँगा तेरे बाद मरूं, और जब मरूं तो तेरी सुधियों का, तेरी संवेदना का, तेरी अनुभवों का एक एक क्षण, एक एक पल गिन कर मरूं। जो अनकहा रह गया, जो अनबूझा रह गया, जो अनदेखा रह गया, जिसे हम समय के आपाधापी में, भागम भाग में दरकिनार करते रहे, जिसे हमने कभी सुना नहीं, जाना नहीं, कहा नहीं, उस पूरे 1 महीने के अंतराल में मैं उसे कहना, सुनना और जानना चाहूंगा। मैं हमारे साथ के बिताए हुए, पास पास रहते हुए, अवकाश के बिताए हुए, संसाथ के बिताए हुए हर उस मौन को सीवन उधेड़ूंगा और भीतर उसकी तहों तक देखना चाहूंगा। अशोक चक्रधर की कामना। शोधार्थियों, तीसरी कविता है ठोकर खाने यंत्र। ठोकर खाकर हमने जैसे ही यंत्र को उठाया, मस्तक में शू शू की ध्वनि हुई। लाजवाब शैली में ये अशोक चक्रधर खुद अपने मुख से जब ये कविता सुनाते हैं, वाह वाह, एक समा बन जाता है। मैं कोशिश करूंगी।
ठोकर खाकर हमने जैसे ही यंत्र को उठाया, मस्तक में शू शू की ध्वनि, कुछ घघराया, घर घर आया। झटके से गर्दन घुमाई, पत्नी को देखा। अब यंत्र से पत्नी की आवाज आई, मैं तो भर पाई। सड़क पर चलने तक का तरीका नहीं आता, कोई भी मैनर या सलीका नहीं आता। बीबी साथ है, यह तक भूले जाते हैं और भिखमंगे नदीदों की तरह चीजें उठाते हैं। इनसे इनसे तो वो पूना वाला इंजीनियर ही ठीक था, जीप में बिठा के मुझे शॉपिंग कराता। इस तरह राह चलते ठोकर तो न खाता। हमने सोचा यंत्र खतरनाक है और ये भी एक इत्तेफाक है कि हमको मिला है और मिलते ही पूना वाला गुल खिला है। और भी देखते हैं क्या क्या गुल खिलते हैं। अब जरा यार दोस्तों से मिलते हैं। तो हमने एक दोस्त का दरवाजा खटखटाया, द्वार खोला, निकला, मुस्कुराया। दिमाग में होने लगी आहट, कुछ शू शू, कुछ घर घराहट। यंत्र से आवाज आई, अकेला ही आया है, अपनी 56 छुरी गुलबदन को नहीं लाया। प्रकट में बोला, ओहो, कमीज तो बड़ी फैंसी है। और सब ठीक है? मतलब भाभी जी कैसी हैं? हमने कहा, भाभी जी या 56 छुरी गुलबदन? वो बोला, होश की दवा करो श्रीमान, क्या अंट शंट बकते हो? भाभी जी के लिए कैसे कैसे शब्द का प्रयोग करते हो? हमने सोचा कैसा नट रहा है, अपनी सोची हुई बातों से हट रहा है। सो फैसला किया, अब से बस सुन लिया करेंगे, कोई भी अच्छी या बुरी प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। लेकिन अनुभव हुए नए नए। एक आदर्शवादी दोस्त के घर गए, स्वयं नहीं निकले। वे आईं, हाथ जोड़कर मुस्कुराईं। मस्तक में भयंकर पीड़ा थी, अभी अभी सोए हैं। यंत्र ने बताया, बिल्कुल नहीं सोए हैं, न कहीं पीड़ा हो रही है, कुछ अनन्य मित्रों के साथ द्यूत क्रीड़ा हो रही है। अगले दिन कॉलेज में बीए फाइनल की क्लास में एक लड़की बैठी थी खिड़की के पास में। लग रहा था हमारा लेक्चर नहीं सुन रही है, अपने मन में कुछ और ही और गुन रही है। तो यंत्र को ऑन कर हमने जो देखा, खिंच गई हृदय पर वह हर्ष की रेखा। यंत्र से आवाज आई, सर जी ये तो बहुत अच्छे हैं, लंबे और होते तो कितने स्मार्ट होते। एक सहपाठी जो कॉपी पर उनका चित्र बना रहा था, मन ही मन उनके साथ पिकनिक मना रहा था। हमने सोचा फ्रायड ने सारी बातें ठीक ही कही हैं कि इंसान की खोपड़ी में सेक्स के अलावा कुछ नहीं है। कुछ बातें तो इतनी घिनौनी हैं जिन्हें बतलाने में भाषाएं बौनी हैं। एक बार होटल में बेचारा 5 रुपए 20 पैसे वापस लाया। 5 का नोट हमने उठाया, 20 पैसे टिप में दे डाले। यंत्र से आवाज आई, चले आते हैं मनहूस कंजड़ कहीं के साले। टिप में पूरे 8 आने भी नहीं डाले। हमने सोचा गनीमत है, कुछ महाविश्लेषण और नहीं निकाले। खैर साहब, इस यंत्र ने बड़े बड़े गुल खिलाए हैं, कभी जहर तो कभी अमृत के घूंट पिलाए हैं। वह जो लिपस्टिक और पाउडर में पुती हुई लड़की है, हमें मालूम है उसके घर में कितनी कड़की है। और वह जो पनवाड़ी है, यंत्र ने बता दिया कि हमारे पान में उसकी बीवी की झूठी सुपारी है। एक दिन कवि सम्मेलन मंच पर भी अपना यंत्र लाए थे। हमें सब पता था कौन कौन कवि क्या क्या करके आए थे। ऊपर से वाह वाह दिल में कराह, अगला हूट हो जाए पूरी चाह। दिमागों में आलोचनाओं का इजाफा था, कुछ के सिरों में सिर्फ संयोजक का लिफाफा था। खैर साहब, इस यंत्र से हर तरह का भ्रम गया और मेरे काव्य पाठ के दौरान कई कवि एक साथ सोच रहे थे, अरे ये तो जम गया। अब ये यंत्र जो मन को पढ़ ले, ये यंत्र जो आर पार देख ले, जो साक्षात नहीं है उसका साक्षात करा दे, ऐसे अनूठे यंत्र की कल्पना कवि की कितनी गजब की कल्पना है कि वो देख सक रहा है, वो सुन सक रहा है, वो भांप सक रहा है, जो सामने साक्षात रूप में कहा नहीं जा रहा है। दरअसल ये दुनिया इसी तरह की रंग बिरंगी है। ये दुनिया बहुत कुछ छुपा लेती है और बहुत कम कहती है। इस यंत्र की यही खूबी है शुद्धार्थियों। बेहतरीन कविता। और अगली कविता है ऑलपिन। बंधुओं उस बढ़ई ने चक्कू को खैर नहीं लगाया। उस बढ़ई ने चक्कू तो खैर नहीं लगाया, पर आलपिने लगाने से बाज नहीं आया। ऊपर चिकनी चिकनी रैक्सीन, अंदर ढेर सारे आलपीन। तैयार कुर्सी नेताजी से पहले दफ्तर में आ गई। नेताजी आए तो देखते ही भाग गई।
और बैठने से पहले एक ठसक, एक शान के साथ मुस्कान बिखेरते हुए उन्होंने टोपी संभाल कर मालाएं उतारी, गुलाब की कुछ पत्तियां भी कुर्ते से झाड़ी। फिर गहरी सांस लेकर, चैन की सांस लेकर कुर्सी सरकाई और भाई बैठ गए। बैठते ही ऐंठ गए, दबी हुई चीख निकली, सह गए और बैठे बैठे ही रह गए, और बैठे बैठे ही रह गए। उठने की कोशिश की तो साथ में कुर्सी उठाई। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, किसने बनाई है? चपरासी ने पूछा, क्या 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 बे बच्चे कुर्सी, क्या तेरी शामत आई है? जाओ फौरन उस बढ़ई को बुलाओ। बढ़ई बोला, सर मेरी क्या गलती है, यहां तो ठेकेदार साहब की चलती है। उन्होंने कहा, कुर्सियों में वेस्ट भर दो। सो भर दी। कुर्सी आलपीनों से लबरेज कर दी। मैंने देखा कि आपकी दफ्तर में कागज बिखरे पड़े रहते हैं, कोई भी उनमें आलपीने नहीं लगाता है। प्रत्येक बाबू दिन में कम से कम 150 आलपीने नीचे गिराता है, और बाबूजी, नीचे गिरने के बाद तो हर चीज वेस्ट हो जाती है। आहा, क्या व्यंग्य है। ये पढ़ते हुए शोधार्थियों आपको ध्यान आ रहे होंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनका वो प्रहसन, वो स्वांग, अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। ये आलपिन देखकर और ये कुर्सी में खुशी हुई, ठुकी हुई आलपिन देखकर और एक दूसरे पर दोषारोपण करते हुए लोग कि आलपिन किसने लगाई, किसकी शामत आई, किसने, ये बिल्कुल उसी परिदृश्य को फिर से उजागर करता है, फिर से हमारे सामने रख देता है, साक्षात कराता है। हर चीज नीचे गिरने के बाद तो हर चीज वेस्ट हो जाती है, कुर्सियों में भरने के ही काम आती है। तो हुजूर उसी को सजा दें जिसका हो कसूर। ठेकेदार साहब को बुलाएं, वे ही आपको समझाएं। अब ठेकेदार बुलवाया गया, सारा माजरा समझाया गया। ठेकेदार बोला, बढ़ई बढ़ई सेइंग वेरी करेक्ट सर, हिज ड्यूटी इज एब्सोल्युटली परफेक्ट सर। सरकारी आदेश है कि सरकारी संपत्ति का सदुपयोग करो, इसलिए हम बढ़ई को बोला कि वेस्ट भरो। ब्लंडर मिस्टेक तो आलपिन कंपनी के प्रोपराइटर का है, जिसने वेस्ट जैसी चीज को इतना नुकीला बनाया और आपकी धरातल पर कष्ट पहुंचाया। वेरी वेरी सॉरी सर, वेरी वेरी सॉरी सर, वेरी वेरी सॉरी सर। आप देख रहे हैं शोधार्थियों, ये शैली, ये कंटेंट, ये विषय, ये कथ्य कौन लाता है कविताओं में? ये खूबी अशोक चक्रधर की है कि वे दरअसल उनकी नज़र उस चीज़ पर भी बल्कि मैं कहूँगी उस नाचीज़ पर भी जाती है जहाँ किसी का ध्यान नहीं जाता। कोई कविता की सेंट्रिक आइडिया को जिसे नहीं अपनाता, जिन अनदेखी चीज़ों पर जिसे कभी भी कविता का सब्जेक्ट नहीं बनाया जाता, उसको कविता का सब्जेक्ट बनाकर वे ले आते हैं और कंटेंट में इतना रस भर देते हैं शोधार्थियों कि वो आज के केवल हंसाता और गुदगुदाता नहीं, केवल हास्य व्यंग्य की बात नहीं करता, बल्कि आपको परंपरा की, सत्ता की, क्रूर वर्चस्व की और उसके दबदबे की और सारी साठगांठ, उस राजनीतिक कुचक्र की सारी साठगांठ कि कैसे दोष पर दोष मढ़े जाते हैं और आरोपित कोई होता है, आरोप किसी पर लगता है, दोषी कोई होता है और दोषारोपण किसी पर लगता है। बेहतरीन कविता थी, एक पॉलिटिकल कविता थी शोधार्थियों। और अब आखिरी कविता, इस कविता का एक थोड़ा सा हिस्सा और छूटता है। अब बुलवाया गया आलपिन कंपनी का प्रोपराइटर। पहले तो वो घबराया, समझ गया तो मुस्कुराया, बोला, श्रीमान, मशीन अगर इंडियन होती तो आपकी हालत ढीली ना होती, क्योंकि पिन इतनी नुकीली ना होती, पर हमारी मशीनें तो अमेरिका से आती हैं और ये आलपिनों को बहुत ही नुकीला बनाती हैं। अचानक आलपिन कंपनी के मालिक ने सोचा, अब ये अमेरिका से किसे बुलवाएंगे? जाहिर है मेरी ही चटनी बनवाएंगे। इसलिए बात बदल दी और अमेरिका से भिलाई की तरफ डाइवर्ट कर दी शोधार्थियों, आखिरी कविता जो सरोकार की कविता है, जो समाज की कविता है, जो बच्चों की भविष्य की कविता है, और इस कविता में आप बहुत कुछ अपना आसपास, अपना इर्द गिर्द, अपने चिन्हे पहचाने लोगों को भी पहचानेंगे। और बच्चे समय से पहले
किस तरह से वयस्क होते जा रहे हैं, प्रौढ़ होते जा रहे हैं, अपने परिवेश में अपने आसपास को किस तरह से उससे किस तरह घिरे हुए हैं, दबे कुचले हुए हैं, और अपना बचपना, मासूमियत, अपने कोमल भाव, संवेदन, अपने अनुभवों को और अपनी सुधियों को, सपनों को भुलाते जा रहे हैं। ये दरअसल 80 साल के बच्चों की बात यहाँ पर अशोक चक्रधर करते हैं। एक सर्वे में पाया गया कि भारत में सबसे ज्यादा समझदार बच्चे जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में रहते हैं। और जानकर हैरानी सी होती है कि जिस इलाके में न शिक्षा का उचित प्रबंध है, न बेहतर जीवन स्तर, वहां यह कैसे संभव है। इन बच्चों के बारे में कहावत है कि ये पैदा होते ही गलियों में निकल आते हैं। तंग गलियों की गतिमय जिंदगी, और इनके लिए कोई स्कूल कॉलेज नहीं है, कोई शिक्षा दीक्षा नहीं है, रहन सहन इनका गजब का है। इन्हीं तंग गलियों में अपना अनुभव बटोरते हैं, शिक्षा पाते हैं, और तरह तरह के पेशों में लगे हुए ये बच्चे इतने अनुभवी हो जाते हैं कि अन्य बच्चों की जैसी जीवन शैली नहीं जी पाते। एक दूसरी बात कि बच्चों के एक प्रकाशक मित्र का व्यवसायिक नारा है कि हमारी किताबें 8 साल से 80 साल तक के बच्चों के लिए है। तो 8 साल के बच्चे तो आप समझ पा रहे हैं, लेकिन 80 साल के बच्चे, बंधुवर, हमारे देश में यदि 80 साल के बच्चे हैं तो 8 साल के बूढ़े भी हैं। बूढ़े बच्चों की एक कविता शोधार्थियों आपके लिए सुनाती हूं। गलियों से गले मिलती गलियां हैं, गलियां ही गलियां हैं, गलियां दर गलियां हैं, गलियों से महकती हुई पूरी एक दुनिया है। गली हाफिज बनने वाली, गली हकीम जी वाली, गली सुर्खपोशा वाली, गली पीर मुर्गे वाली, गली मीर काजिम जान, गली मैगजीन वाली, गली मीर दर्द वाली, गली गुल पहाड़ी इमली, गली गदहे वाली, गली बजरंग बली, गली या अली वाली, गर्मी वाली जाड़े वाली, गली है अखाड़े वाली। गलियां ही गलियां, गलियों से गले मिलती गलियां, गलियों में महकती हुई पूरी एक दुनिया है। इस गली का एक हाथ थामे दूजी गली चली गई, उस गली में गले मिली, उस गली ने इस गली के पैर छुए, इस गली ने उस गली के कान पकड़े, तीसरी गली ने चौथी गली के सिर पर हाथ फेरा, पांचवी ने पहली का फूला हुआ पेट टटोल लिया। यह गली अगली के घुटने के दर्द पर बंध गई और खत्म हो गई। और यह है कि सीना चीरे, माथा चूमे, हाथ भी मिलाती हुई निकल गई बहुत दूर, कई और गलियों से चितली कबर के बाजार में सौदा लेने। तो गलियों के सिर, माथे, गर्दन, हाथ, पैर, पेट पहुंचे में, हाथ पैर पेट पहुंचे में कूचे हैं, छत्ते हैं, खिड़की है, हवेली है, आलान वलान मारान सहेली है, कूचा नाहर खां का, कूचा पंडित जी का, कूचा नाहरियान का, कूचा पातीराम का, कटरा मशूराना, कटरा बुलबुल खाना, छत्ता चुहिया मेम का, तिराहा बैरम खां का, हवेली हैदर कली, पत्थर वाला लाल कुआं, कमरा बंशंग, बाहगंज, खिड़की ताफजुल, फाटक डिप्टी सुल्तान, शेर अफगान बारादरी, चुड़ी वालान की, बल्ली मारान की, सुई वालान की, टोकरी वालान की, गली गली गढ़ैया है, गली शाहतारा। गर्ज ये कि गलियां हैं, गलियां ही गलियां हैं, गलियों में महकती हुई पूरी एक दुनिया है। गलियों में बच्चे हैं, बच्चे ही बच्चे हैं, बच्चे दर बच्चे हैं, बच्चों में बटे हुए बच्चे हैं, तथा कथित बच्चों से कटे हुए बच्चे हैं। बच्चे क्यों कहें इनको, ये जवान हैं, ये बूढ़े हैं, जिंदगी की इत्र सेंट खुशबू नहीं, ये जिंदगी के घूरे हैं, जिंदगी के कूड़े हैं। बच्चे ये जवान हैं, बच्चे ये बूढ़े हैं। जिल्दसाज, करकनार, फेरी वाले, चूड़ी वाले, फल वाले, मालिश वाले, जरदोजी, कढ़ाई वाले, भिश्ती हैं, दर्जी हैं, पंसारी हैं, नाई हैं, खींच रहे गाड़ी हैं, या फिर कबाड़ी हैं, वरक कूटते हैं, ये मिठाई भी बनाते हैं, वरक कूटते हैं, ये मिठाई भी बनाते हैं, बावर्ची हैं, दिन भर रोटियां पकाते हैं। ये बच्चा इंक बॉय, ये बच्चा पेपर बॉय, ये रिक्शा खींचता है, घर भर को सींचता है। वह जो मोटे मोटे ग्रंथों पर, संतों की बानी पर, किस्सा कहानी पर
इतिहास भूगोल गीता कुरान पर, अंक गणित बीज गणित ज्ञान विज्ञान पर, गोंद लेई गत्ते से जिल्दे चढ़ाता है, दिन भर की मेहनत की बाद क्या पाता है। सुबह से शाम तक कागज मोड़े है और यही उसकी जिंदगी का आखिरी मोड़ है। यही उसके अतीत का की घटना है, यही उसके भविष्य का जोड़ है। और वह जो लीथों पर या उनके भाषणों की खबर वाला लाल नीले रंगों में पोस्टर बनाता है, वो खुद लाल नीली स्याही से पुता पोस्टर बना खड़ा रहता है। क्या आपने कभी इस पोस्टर को पढ़ा है? क्या आपने कभी इस पोस्टर को पढ़ा है? वह जो काटता है, वह जो सिलता है, वह जो कूटता है, वह जो पीसता है, वह जो मढ़ता है, वह जो चढ़ता है, वह जो ढोता है, वह जो सब के बावजूद रोता नहीं लेकिन काम करता है। पूरी नींद नहीं सोता लेकिन वो कोमल फूल सा नहीं है। माफ करना वो रंगीन सपना भी नहीं है। माफ करना उसको अपने आप पर भरोसा है। उसका कोई अपना नहीं। माफ करना खेल के मैदान नहीं है, कारखाने कोठियां हैं सिर्फ, खिलौने और टॉफियां नहीं, मेहनत की रोटियां हैं सिर्फ। वो बाप के लिए हकीम से दवाई लाता है, 2 दिन की कमाई से बहन के लिए दुपट्टा लाता है। वो 3 पैसे में दादी के हाथों को जलता देख चिमटा खरीद कर लाता है, खिलौनों के लिए नहीं ललचाता। नैतिक शिक्षकों, देश के रक्षकों, उस फसल को नष्ट होने से पहले बचा लो और समय से पहले हो गए इन बूढ़ों को बच्चा बना लो। को नष्ट होने से पहले, समय से पहले हो गए इन बूढ़ों को बच्चा बना लो। बेहतरीन कविता शोधार्थियों। अशोक चक्रधर बाल कामगार को, बाल मजदूर को, बाल शोषण को यहाँ उजागर कर रहे हैं इस कविता में, जो उम्र से पहले सयाने हो जाते हैं और अपने घर परिवार की जिम्मेदारी ओढ़ लेते हैं, ढोते हैं, क्योंकि इनका बचपना इनसे खत्म हो चुका है, क्योंकि इनके ऊपर समय से पहले बहुत सारी जिम्मेदारियां आ चुकी हैं। एक कठिन हाड़तोड़ जिंदगी ये बिताते हैं और बच्चों की सारी जरूरतों से महरूम होते हैं। वे बच्चों की सारी सुरक्षा संरक्षण से महरूम होते हैं ये। और अशोक चक्रधर ये कंसर्न की कविता दरअसल सुनाते हैं, आपके सामने रखते हैं। और यहाँ पर अशोक चक्रधर सचेत करते हैं, चेतावनी देते हैं कि संभाल लिया जाए इनका जीवन। बेहतरीन।